राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कोर क्लास 11 साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो 2022 में पूछा गया था क्लास 11 के लिए, और इससे पहले 2020 का हिंदी कोर का क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर शुरुआत करते हैं हिंदी कोर का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। खंड क लिखा हुआ है यहाँ पर, अपठित बोध, यानी एक आपको पद्यांश दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से लेकर 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी हैं, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यानी प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया कि समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। कि समय जो है बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है, समय बहुमूल्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि एक स्वप्न मोती का है, तो यहाँ मोती का स्वप्न किसका प्रतीक है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का। तो यहाँ पर बोला गया कि एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। तो यानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है से कवि का आशय है कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना होगा। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, सक्रिय होना होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा तीसरे का। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्योंकि आपको जो पद्यांश पढ़ रहे थे, तो उस पद्यांश में आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर करने के लिए बोला गया था। तो जिसमें आपको चौथा प्रश्न है कि पोखर का पर्यायवाची क्या है। तो पोखर का पर्यायवाची होता है तालाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। अब एक आपको गद्यांश दिया गया है, जैसे पिछले 2020 में भी आपको इसी पैटर्न में दिया गया था। तो 5 से लेकर 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें लिखा गया है कि तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम करुणाइक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन में धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवन चर्चा अथवा संत रहनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारत संस्कृति की वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि है। तो 5वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तुलसी का संत हृदय किसके प्रति उन्मुख हो सकता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम के प्रति, यानी उन्मुक्त हो सकता था, पूछा है उन्मुक्त हो सकता था। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कारुणिक राम के प्रति, ठीक है ना, कारुणिक राम के प्रति। तो यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करुणामय राम के प्रति, ठीक है ना। तो करुणामय राम के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। छठा नंबर प्रश्न में क्या पूछा है देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तुलसी ने विजय रथ के रूपक में किसका रूपरेखा उतारी है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संत जीवन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है धर्ममय जीवन की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि तुलसी का काव्य किस युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो मध्य युग का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य युग 8वां नंबर का। आगे बोल रहा है खंड ख, वो खंड क का था। खंड ख में पूछा गया है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें 9वां नंबर पूछा गया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो उद्दंत
मार्तंड है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए भी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न पूछा है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? तो चीन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10वां का, ठीक है। 11वें नंबर में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। 11वें नंबर में पूछा गया है कि रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत ढूंढने की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो ये है समाचार पत्र। बहुत बार रिपीट करता है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समाचार पत्र। 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंट्रो, मुखड़ा, लीड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। 14 का ऑप्शन नंबर 4। 15 नंबर में पूछा गया कि आलेख एक विधा है गद्य लेखन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आलेख एक विधा है गद्य लेखन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो प्रतिवेदन जो है रिपोर्ट का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 18 का प्रश्न पूछा गया कि संचार प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है शोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खंड ग। पाठ्य पुस्तक से दिया गया है 19 से 22। तो 19 से 22 जो है प्रश्न का आपको एक पद्यांश पढ़कर देना है। आपको एक पद्यांश पढ़ना है 19 से 22 तक आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो उसमें लिखा गया है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, ठीक है ना। तो ये किनका लिखा हुआ है? तो ये काव्यांश, ये काव्य खंड से लिखा हुआ है। तो ये इनके रचयिता जो है वो है कबीरदास जी, ठीक है ना। ये आपका काव्य खंड का पहला ही आपको दिया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता है कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया कि आत्म खबरी का क्या अर्थ है? तो उसका सही उत्तर है कि आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 20 का। 20 के बाद 21 नंबर में पूछा गया है कि टोपी माला छाप तिलक धारण कर लोग क्या गाने में मग्न रहते हैं? तो वो साखी शब्दही। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाह्यडंबरों को त्याग स्वयं को पहचानने का यहाँ पर संदेश दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 22 का। 23वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? तो ये पाठ्य पुस्तक से आपको दिया गया है। तो ये द्वारिका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 23 नंबर। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई थी? तो द्वारिका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24 नंबर में मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया था? श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कृष्ण। 24 के बाद 25वां प्रश्न पूछा गया कि वे आंखें कविता में किसकी विरोधाभास अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है? वे आंखें जो है ये काव्य खंड से है और इनके रचयिता है वो सुमित्रानंदन पंत जी। कवि हैं यहाँ के सुमित्रानंदन पंत जी है वो। वे आंखें जिन्होंने लिखा है कविता। तो वे आंखें कविता में किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करार प्रहार किया गया? कि विकास की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया किसान की आंखों का तारा कौन था? तो किसान की आंखों का तारा जो है वो इकलौता पुत्र था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27वें नंबर में घर की याद कविता के अनुसार कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई और बहन हैं? ठीक है ना। तो घर की याद जो है यहाँ पर आपको बता दिया गया है कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो उनके 4 भाई है और 1 बहन है, ठीक है। या 4 बहन लिख दिया गया, 4 भाई और 1 बहन है, और हो सकता था और 1 बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 4 भाई और 1 बहन। तो यहाँ 4 भाई 2 बहन है, नहीं। यहाँ 3 भाई हो ही नहीं सकता, 2 भाई नहीं हो सकता, 4 भाई और 1 बहन है, 4 नहीं होगा, 4 भाई 1 बहन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक आपको गद्यांश पढ़ना है, 28 से 31 तक आपको जो दिया गया है प्रश्न उसका उत्तर देना है। तो पथेर पंचाली फिल्म से ये लिया गया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया अपू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय का लिखा हुआ।
तो ये आपको गद्यांश वो आपको सही से पढ़ लेना है। इसमें आपको पूरा नहीं मिलेगा सही उत्तर, क्योंकि कुछ कुछ जो है डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि पत्थर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है जब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वो दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय। तो इसका अपू के साथ 2.5 साल है, तो इसका यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28 का। 29वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया देख लेते हैं। उसमें पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश में जिस फिल्म की चर्चा की गई है उसकी शूटिंग कितने वर्षों तक चली थी? 2.5 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि फिल्म की शूटिंग में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों के इस्तेमाल का क्या कारण था कि एक एक कर सारी रेलगाड़ी रुक जाती थी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 31 नंबर पूछा गया है कि तत्कालीन दौर में रेलगाड़ियों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता था? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्कालीन दौर में, ठीक है ना, तत्कालीन दौर में रेलगाड़ियों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता था? तो उस समय होता था आपका कोयला का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है वो डीजल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कोयला का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32 नंबर पूछा गया कि नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है? नमक का दारोगा लिखा हुआ प्रेमचंद का, तो नमक का दारोगा कहानी के नायक है मुंशी बंशीधर जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नमक का दारोगा सही है कि पंडित अलोपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो दातागंज के, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर में, मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो मियाँ नसरुद्दीन जो है वो लिखा हुआ है कृष्ण सोबती जी का, तो यहाँ पर हो जाएगा मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में, मियाँ नसरुद्दीन नाना बाइयों के क्या माने जाते थे? तो यह मसीहा माने जाते थे, ठीक है। मियाँ नसरुद्दीन नान बाइयों के क्या माने जाते थे? तो मसीहा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 36 नंबर में पूछा गया कि मियाँ नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे? अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो ये मियाँ नसरुद्दीन से ही पूछा गया था बहुत सारे सवाल। 37 नंबर में पूछा गया कि राजस्थान के रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? तो ये आपको बार बार बोल रहे हैं कि काव्य खंड और गद्य खंड जरूर पढ़ लीजिएगा, तो कि ताकि आप सही बता पाए कि काव्य खंड से जो भी प्रश्न होगा या फिर आपका गद्य खंड से जो भी प्रश्न होगा उसका सही उत्तर दे पाएंगे आप। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के रजत बूंदे के रचनाकार जो है वो है अनुपम मिश्र, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये अनुपम मिश्र जी का है लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे लेखक के अनुसार धरातल के नीचे उतरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी जो है रेजानी पानी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 38 के बाद 39, तो 39 में पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में कुएं खोदने वालों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में लिखा हुआ है चेजरा, लेकिन चेजरा नहीं बोलते उसको, चेजारो बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्शन कर दिया जाएगा, चेजारो बोलते हैं, लेकिन यहाँ चेजरा लिखा है तो आप चेजरा ही में ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं उसको चेजारो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कुएं को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो चिनाई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है, 22 का अपलोड हो चुका है, हिंदी कोर का जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तीनों स्ट्रीम के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेंबरशिप लेना ना भूले सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, ताकि प्रीमियम वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2023 से संबंधित होगा हिंदी कोर का। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।